Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to discuss how to use gerund in synthesis. सिंथेसिस में जीरंड का प्रयोग कैसे किया जाता है ये हमें डिस्कस करना है और हम इस समय सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं। 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। तो हम सिंपल सेंटेंस में जीरंड का प्रयोग डिस्कस कर रहे हैं आज आपसे। नंबर 1, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर जीरंड बनाया जाता है। जीरंड भी इन्फिनेटिव की भांति नाउन का कार्य करता है। ये नंबर 2 में आपको बताया गया। और सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है जीरंड का। नंबर 3, जीरंड का हिंदी अर्थ भी इन्फिनेटिव की भांति ना, ने, नी से निकलता है। इसका अर्थ भी इन्फिनेटिव की भांति निकलता है, लेकिन दोनों में अंतर आता है, पहचान है। हम जीरंड को कैसे पहचानेंगे नेक्स्ट पॉइंट में बताएंगे। नंबर 4, आवश्यकता अनुसार, नियम अनुसार और अर्थ अनुसार उपयुक्त प्रीपोजिशन का प्रयोग भी जीरंड या नाउन से पहले किया जाता है। आवश्यकता अनुसार, नियम अनुसार, अर्थ अनुसार प्रीपोजिशन का प्रयोग भी जीरंड से या नाउन से पहले किया जाता है। नंबर 5, आवश्यकता अनुसार वर्ब का नाउन भी बनाया जाता है। वर्ब का नाउन या फिर एडजेक्टिव का भी नाउन बनाया जाता है। यह एडजेक्टिव का भी नाउन बनाया जाता है। जैसी आवश्यकता होती है जहाँ, वैसे ही हमें काम करना पड़ता है। नंबर 6 देखिए, इन्फिनेटिव का भी और जीरंड का दोनों का अर्थ ना, ने, नी से आता है, लेकिन ना, ने, नी के बाद में ये के आता है। ने के बाद यदि हिंदी में अर्थ निकालने पर ने के बाद आ रहा है तो प्रयोग करेंगे हम प्रीपोजिशन आफ्टर। ने से पहले है तो केवल इन्फिनेटिव में ने आता है, जीरंड में भी ने आता है, लेकिन जीरंड में ना, ने, नी के बाद में प्रीपोजिशन के शब्द भी होते हैं। उनसे हम ये पता लगा लेते हैं कि यहाँ जीरंड का प्रयोग होना है या इन्फिनेटिव का। ओके स्टूडेंट्स, तो ने से पहले बिफोर, ने पर ऑन, ने के द्वारा बाय, ने के कारण ड्यू टू या बिकॉज ऑफ या फिर ऑन अकाउंट ऑफ। 3 प्रीपोजिशन आती हैं। ने के बजाय, इंस्टेड ऑफ, ने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ या डेस्पाइट, ने, का, के लिए ऑफ का प्रयोग होता है। ने में इन आता है, ने के बिना, विदाउट, छोड़कर, एक्सेप्ट, ने के अतिरिक्त, बिसाइड्स या इन एडिशन टू। के अतिरिक्त के लिए बिसाइड्स या इन एडिशन टू, ये बिसाइड्स के स्थान पर आता है। के समय एट और ने के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो हम अर्थ के अनुसार ही प्रीपोजिशन की जानकारी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने सिंपल सेंटेंस में बताया आपको कि 2 या 2 से अधिक वाक्यों को हिंदी में अर्थ निकाल करके जोड़ लेते हैं तो हमारा सिंथेसिस का आधे से ज़्यादा कार्य हल हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस चीज़ को हमें ध्यान देना है कि जो
सेंटेंस हमें मिला हुआ है उसका हिंदी में अर्थ समझें। देखिए हर एक बात समझने पर निर्भर करती है। कोई सी भी चीज़ हमें समझ में नहीं आएगी तो हम उसको हल कर ही नहीं सकते हैं। तो किसी भी विषय में, केवल इंग्लिश में नहीं, किसी भी विषय में सबसे पहले आवश्यकता है कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो समझ में आनी चाहिए, हम उसे समझ रहे हैं या समझते हैं, तो हमारा आगे का कार्य करने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है, साफ हो जाता है। तो देखिए, लेट अस सी फर्स्ट एग्जाम्पल। आई हैव एग्जामिन्ड दिस आंसर बुक, आई फाउंड मैनी मिस्टेक्स इन इट। मैंने इस आंसर बुक को एग्जामिन किया है, चेक किया है, और मैंने इसमें बहुत सी गलतियां पाई हैं। क्या होगा? चेक करने के बाद नहीं, चेक करते समय ही हम होगा। जब काम करने के साथ साथ या काम करने पर हमें किसी चीज़ की जानकारी हो जाती है, तुरंत दूसरा काम हो जाता है। एक काम के बाद तुरंत दूसरा काम होता है, तो पहले होने वाले काम में हम ऑन का प्रयोग करते हैं। तो क्या होगा? इस आंसर बुक को जांचने पर, तुरंत ही तो हमने गलती पाई है। अरे हम पढ़ रहे हैं तो उसमें गलती है तो हाथों हाथ पता चल रहा है ना। पहले पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद पढ़ने से पता चल रहा है कि उसमें गलतियां हैं। तो क्या होगा? हमारा जो जीरंड बनेगा वो पहले सेंटेंस में बनेगा, क्योंकि ये पहले होने वाला कार्य है। और ध्यान दें, जीरंड मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनता है, लेकिन ये तो थर्ड फॉर्म है, इसे फर्स्ट में लेकर आएंगे। सेकंड होती है तो उसे ही फर्स्ट में लेकर आएंगे। एस या ईएस लगा हुआ है प्रेजेंट टेंस में, तो उसे उसमें से ऐसे ईएस को हटा देंगे और तब उसमें आईएनजी जोड़ेंगे। तो हो जाएगा ये, इस आंसर बुक को जांचने पर, इस आंसर बुक को जांचने पर मैंने अनेक गलतियां इसमें पाई। तो ये सब्जेक्ट है, इनको कॉमन ले लेंगे, ठीक है। ऑन एग्जामिनिंग this answer book कॉमा लगा देंगे यहाँ। ये हमारा जीरंड फ्रेज बन गया। ऑन एग्जामिनिंग दिस आंसर बुक, इस आंसर बुक को जांचने पर, आई found many mistakes in it. Okay. Next example, he drank milk, he went to sleep. ठीक है, उसने दूध पिया, वह सोने चला गया या सो गया। तो इस काम को करने के बाद, अब देखिए ये काम पहले हुआ है, ये बाद में हुआ है, तो हम इसमें दो प्रीपोजिशन का प्रयोग करके इसे बना सकते हैं। कैसे? दूध पीने के बाद वह सो गया, ठीक, दूध पीने के बाद वह सो गया, या सोने से पहले उसने दूध पिया। ठीक है स्टूडेंट्स। और एक बात और ध्यान रखेंगे, ये यूज ऑफ जिरंड हमारा 2 वीडियो में बनने वाला है, और इसलिए आप दोनों ही वीडियो को देखेंगे तो तभी ही आपको ये क्लियर होगा, क्योंकि हमने प्रत्येक प्रीपोजिशन का, प्रत्येक प्रकार का सेंटेंस आपको समझाने के लिए लिया है। यदि आपने इसको नहीं देखा, पूरे को, दोनों वीडियो को अंत तक नहीं देखा, तो आपको ये क्लियर नहीं होगा, क्योंकि हमने ये प्रयास किया है कि आपको हर एक प्रकार के सेंटेंस को आपको एक्सप्लेन किया जाए, और उसे आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए, तभी यूज ऑफ जिरंड क्लियर होगा। देखेंगे इसमें ये ड्रैंक है, सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म में लेकर आएंगे तो क्या होगा? दूध पीने के बाद, आफ्टर, इसे
फर्स्ट में लेकर आएंगे, हो जाएगा ड्रिंक, और ड्रिंक का होगा ड्रिंकिंग, आफ्टर ड्रिंकिंग मिल्क, कॉमा लगा देंगे। देखिए जब हमारा जिरंड फ्रेज, ये हमारा जिरंड फ्रेज बन गया प्रीपोजिशन सहित, तो ये सब्जेक्ट पार्ट में आ रहा है तो कॉमा लगेगा। प्रेडिकेट पार्ट में जाता है तो कॉमा नहीं लगता है। ही, अभी स्मॉल से लिखेंगे, ही वेंट टू स्लीप। पहले होने वाले कार्य में जिरंड बनाया तो हमने प्रीपोजिशन प्रयोग की आफ्टर, ठीक है। तो ये हमारे सेंस पर निर्भर करता है और उसे हिंदी में निकाल करके कैसे जोड़ रहे हैं उस पर भी निर्भर करता है। काम इतना कठिन नहीं है, कठिन तब है जब हमको सेंस ही नहीं हो पा रहा है। कोई काम हमें सेंस नहीं होगा तो हम करेंगे क्या, उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले कार्य को सेंस करना होता है। ये काम पहले हो रहा है तो आफ्टर ड्रिंकिंग मिल्क, मिल्क पीने के बाद वह सो गया। ऐसे भी बना सकते हैं इसको, कैसे, क्योंकि इसमें एक काम पहले हुआ एक काम बाद में हुआ। तो पहले हुआ दूध पीने का, बाद में हुआ सोने का। तो इस प्रकार से बना सकते हैं बिफोर, जो वेंट है फर्स्ट फॉर्म में लेकर आएंगे और हो जाएगा गोइंग, बिफोर गोइंग टू स्लीप, कॉमा ही ड्रैंक मिल्क। जैसा मैंने बताया कि इसमें एक काम पहले हो रहा है एक काम बाद में हो रहा है, तो किस प्रकार से प्रीपोजिशन का हमने प्रयोग किया है। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा यदि आप ध्यानपूर्वक समझोगे, ठीक है। तो ये दो वाक्य हैं, दो कार्य हैं, कौन सा काम पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ, इस चीज़ को हमें जानना है। और कैसे हमने प्रीपोजिशन का प्रयोग किया, कैसे जिरंड बनाया, ठीक है। हमने आपको ये सेंटेंस दो प्रकार से बना करके यहाँ पर एक्सप्लेन किया। टू स्टूडेंट्स वर कॉट रेड हैंडेड, दो लड़के रंगे हाथों पकड़े गए। दे वर कॉपिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल, वे एग्जामिनेशन हॉल में नकल कर रहे थे, ठीक है। तो किस कारण से पकड़े गए दो लड़के रंगे हाथों, एग्जामिनेशन हॉल में नकल करने के कारण, कारण या करने पर, बताइए स्टूडेंट्स, ये करने पर है या करने के कारण, ये हमें डिसाइड करना है, ठीक है। तो दो लड़के एग्जामिनेशन हॉल में नकल करने पर रंगे हाथों पकड़े गए, तो क्या आएगा, ऑन कॉपिंग। In the examination hall, two students were caught red-handed. एग्जामिनेशन हॉल में नकल करने पर दो स्टूडेंट्स को रंगे हाथों पकड़ा गया। तो ये प्रीपोजिशन के बारे में डिसाइड करना होता है कि प्रीपोजिशन जो मोस्ट सुटेबल है वो कौन सी है, अर्थ के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, ठीक है, और नियम के अनुसार। नेक्स्ट है, यू मस्ट एक्सप्लेन मी दीज क्वेश्चंस, यू कैन देन गो होम। देन से पता चल रहा है कि ये काम पहले है ये बाद में है, ठीक है। इसको करने के बाद ही आप ये कर सकते हैं, यानी कि यू मी को पहले ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करेगा उसके बाद ही जा सकता है। यानी कि
मी को ये प्रश्न हल करने या समझाने के बाद ही तुम घर जा सकते हो। क्या होगा? आफ्टर। एक्सप्लेनिंग, me these questions you can go home। देन इसमें से हम डिलीट कर देंगे। ये देन का सेंस आफ्टर एक्सप्लेनिंग मी दीज क्वेश्चंस में आ गया, आफ्टर में आ गया है, तो देन को हटा देंगे। ठीक है, तभी जा सकते हैं। पहले ये आफ्टर वाला जो हमने सेंटेंस बनाया है वो बिफोर से भी बन जाएगा। कैसे बनेगा? जस्ट लिसन टू। बिफोर गोइंग होम। ओके स्टूडेंट्स, बिफोर going home you must explain me these questions। जो आफ्टर से बनता है वो दूसरे ढंग से बिफोर से बन जाएगा। हमने आपको पहले भी सेंटेंस इससे पहले आपको बताया है। नंबर 5, I reached the school, the prayer had started। ये पास्ट इंडेफिनिट में है, ये पास्ट परफेक्ट में है, ये काम पहले होने वाला है। और ध्यान दें, जितने भी हमने सेंटेंस बनाए हैं उन दोनों सेंटेंस में दोनों का सब्जेक्ट एक और यहाँ पर है अलग अलग। जो हमने 1 से 4 तक सेंटेंस आपको एक्सप्लेन किए हैं उनका सब्जेक्ट एक है और यहाँ पर अलग अलग है। थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट है, उसको आप समझेंगे। कोई भी काम इतना कठिन नहीं होता है। कठिन यदि कार्य है तो उस चीज़ को समझना। काम तो बहुत आसान है, सिंथेसिस इतना कठिन नहीं है, लेकिन हमें इसकी नॉलेज नहीं है, रूल्स की जानकारी नहीं है, तो कठिन तो होगा, सीधी सी बात है। तो ध्यान देंगे, मैं स्कूल पहुंचा, प्रार्थना शुरू हो चुकी थी। तो क्या करेंगे? आई प्रार्थना शुरू होने के बाद पहुंचा, तो कैसे बनाएंगे? आई मैं reached the school after। देखिए प्रीपोजिशन का जो फ्रेज बन रहा है वो बाद में आ रहा है, तो कॉमा नहीं लगेगा यहाँ पर। यदि सब्जेक्ट पार्ट से पहले आता है तो कॉमा लगता है, और यदि प्रेडिकेट पार्ट में आता है तो कॉमा नहीं लगता है। आफ्टर। अब देखिए वर्ब को हम कैसे लिखेंगे? आफ्टर दी, START, स्टार्ट, इसमें लगा देंगे ING। आफ्टर द स्टार्टिंग ऑफ द प्रेयर। किस प्रकार से जोड़ा हमने? आफ्टर, यहाँ जो हमने इस मेन वर्ब का जीरण बनाया, नॉन फाइनाइट वर्ब बनाई, क्या स्टार्टिंग, तो इसके पहले भी आर्टिकल लगा हुआ है और बाद में प्रीपोजिशन आ रही है। तो यहाँ कुल मिलाकर के 2 प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है। 2 प्रीपोजिशन का प्रयोग करना यहाँ आवश्यकता है। जब तक हम 2 प्रीपोजिशन प्रयोग नहीं करेंगे सेंटेंस सिंथेसाइज नहीं होगा, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट अलग अलग आ रहे हैं। तो जो जीरंड हमने बनाया है इसके पहले आर्टिकल आ रहा है, बाद में ऑफ आ रहा है। इस प्रकार के जीरंड को हम कहते हैं वर्बल नाउन। और वर्बल नाउन की पहचान ये होती है, और एक नियम होता है वर्बल नाउन के, शुरू में आर्टिकल दी आता है और उसके बाद में ऑफ। यदि यहाँ पर दी दे रखा है जीरंड से पहले, तो फिर जीरंड के बाद में प्रीपोजिशन ऑफ जरूर आएगी कंपल्सरीली। ये कंपटीशन बेस है। इसमें से हम यहाँ से ऑफ को हटा दें। आफ्टर द स्टार्टिंग द प्रेयर, प्रेइंग नहीं प्रेयर, ये गलती हो गया।
PRAYER, प्रेयर। तो ये मिस्टेक हो जाएगी। और यदि यहाँ पर ऑफ दे रखा है जिरंड के बाद में, तो जिरंड से पहले आर्टिकल दी का आना भी कंपलसरी है। तो इस प्रकार के जिरंड के प्रयोग में हमें विशेष केयर बरतनी है। तो इस प्रकार का जिरंड से पहले दी और जिरंड के बाद में ऑफ आता है, तो इसे वर्बल नाउन कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, I read all the books. I do not read novels. I सारी पुस्तकें पढ़ता है, I novels नहीं पढ़ता। तो एक भी ध्यान देना है, हमने इसलिए इतने सारे एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करने का इरादा किया है ताकि आप हर एक प्रकार के एग्जाम्पल से अवगत हो जाएं। सभी सेंटेंस में जिरंड बनेगा ऐसा कंपलसरी नहीं होता। यही सेंटेंस देखिए, यहाँ पर यहाँ वर्ब दोनों सेंटेंस में एक है, तो यहाँ जिरंड बनाने की आवश्यकता नहीं है, केवल प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा नाउन से पहले। तो आई सारी पुस्तकें पढ़ता है, बस नॉवेल नहीं पढ़ता, अर्थात नॉवेल को छोड़कर, छोड़ने के लिए आती है एक्सेप्ट। तो ये जगह आई रीड ऑल द बुक्स except novels। यदि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट इनका मीनिंग नहीं जानता है, तो स्टूडेंट्स ध्यान रहे, सिंथेसिस करना आसान नहीं होगा। हम सेंस करेंगे तो ही हम सिंथेसिस कर पाएंगे। जैसे हिंदी निकाल करके हम जोड़ रहे हैं, वैसे भी आपने जोड़ा तो आपका काम आसान, इजी से ईजियर हो जाएगा। और यदि आपको इसमें कुछ पढ़ना है, ना टेंस की जानकारी है, ना वर्ड मीनिंग आपको आता है, ना रूल्स आपको आते हैं, सेंस भी नहीं कर पाते ना हिंदी में ना इंग्लिश में, तो फिर आपके लिए काम करना मुश्किल ही नहीं, असंभव हो जाएगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स, रूल्स को लर्न करना, एग्जाम्पल को स्टडी करना और वर्ड मीनिंग याद करना कंपलसरी है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ हिंदी मीडियम। ये यहाँ जिरंड बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, केवल नाउन से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया, क्योंकि यहाँ सेंटेंस में दोनों वर्ब जो फाइनाइट वर्ब हैं वे दोनों एक हैं, सेम है, तो हमने केवल एक को लिया। यदि अलग अलग होती तो फिर उनको लिया जाता। वो निर्भर करता है सेंटेंस के निर्माण पर, किस प्रकार से निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, माई फादर रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस, आई बिकेम हैप्पी। अपनी बीमारी से ठीक हो गए, मैं प्रसन्न हो गया। तो क्या होगा, अपने पिता की बीमारी से ठीक होने पर, अपने पिता की बीमारी से ठीक होने पर या स्वस्थ होने पर मैं प्रसन्न हुआ। तो पर आ रहा है तो क्या आएगा, प्रीपोजिशन ऑन। माई फादर, पिता की के लिए क्या आएगा, अपोस्ट्रोफी एस। जो रिकवर्ड है इसका नाउन होता है रिकवरी। हमने कहा था ना, शुरू में लिखा था कि वर्ब का नाउन और एडजेक्टिव का नाउन बनाना पड़ सकता है जहां जैसी रिक्वायरमेंट है। तो ऑन माई फादर्स रिकवरी। अब ध्यान दीजिए, रिकवर का वर्ब का नाउन रिकवरी होता है। मैंने आपको समझा दिया। अब ये आपके समझ में आ करके रहता है माइंड में, या फिर आपको रट करके रहता है, ये तो आपकी एबिलिटी पर डिपेंड करता है। मैं आपको रटने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन समझने के बाद ये हमें ध्यान नहीं रहता तो फिर तो रटना पड़ेगा ना। तो ऑन माई फादर्स रिकवरी फ्रॉम हिज इलनेस, कॉमा आई became happy।
किस प्रकार से हमने वर्ब का नाउन बनाया है और काके की के लिए अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया है। ये ऐसे भी हो सकता है, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ऑन द रिकवरी ऑफ माई फादर फ्रॉम हिज इलनेस आई बिकेम हैप्पी। ओके, नेक्स्ट देखिए, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, 2 वीडियो में हम इसको उपलब्ध करा रहे हैं, और जब तक आप दोनों वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक आपको ये समझ में आने वाला नहीं है। तो इसको ठीक से समझने के लिए दोनों ही वीडियो को अंत तक देखेंगे। दूसरी वीडियो सेंटेंस नंबर 8 से शुरू होगी। थैंक्स।